नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, आपके बताए गए टॉपिक की क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। तो मैं यहाँ पर आपके जून 2018 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ और ये क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसको मैं थोड़ा डिटेल भी करूँगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस समय आप क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना ही चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अम्लीय रंग जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें कार्बनिक अम्लों के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लवण होते हैं। तो ये सही था लाइन। दूसरी लाइन इसमें था कि ये वनस्पति रेशों को रंगने के लिए उपयुक्त होता है। देखिए, हमने आपको इसके पहले में बताया था कि जो अम्लीय रंग होते हैं वो वनस्पति रंगों में प्रभावित होते हैं, उससे प्रभाव डालते हैं उस पर गलत। इसीलिए अम्लीय रंगों को उन्हीं वनस्पति रेशों में नहीं रंगते हैं, बल्कि अम्लीय रंग जो है हमेशा जंतु जगत के जो रेशे होते हैं उनको रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही था, यानी इसमें एक सही है पहला, और यानी जो उसका रीज़न दिया गया है वो और गलत है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। और दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि तारकोल, पेंट, वार्निश के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं, और उसमें रीज़न था कि दाग छुड़ाने के लिए तारपीन का तेल पेट्रोल को रुई में डालकर लगाकर रगड़ने से दाग निकल जाते हैं। ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन दोनों सही था। इसमें जो ए और आर दोनों सही है। तीसरा इसमें ऑप्शन सही था जिसमें था कि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो जितने बच्चों ने इसका आंसर दिया था ये आपका सही है, और उसमें पहले वाले में था एक सही है, दूसरा यानी आर गलत है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इसमें है कि ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय में निम्न परिवर्तन आता है। तो इसमें हमारा 7%, देखिए इसमें 7% बढ़ जाता है, 7% घट जाता है, 5% बढ़ जाता है, 5% घट जाता है। देखिए, आपके शरीर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है मेटाबॉलिज्म दर, तो 7% की दर जो है 7% की दर से उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में भी इसमें अभी आया, आपके टीजीटी पीजीटी वाले भी एग्जाम में आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ICMR 2010 के द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की वास्तविक पौष्टिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 32 मिलीग्राम, 27 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम और 28 मिलीग्राम। तो इसमें जो ऑप्शन आता है हमारा क्या होगा? 27 मिलीग्राम। क्या होगा? 27 मिलीग्राम पर डे एक लड़की जो है उसको आयरन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। JN क्या है हमारा? JNC क्या है? JNC सेवन के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर क्या है? हस्तक्षेप करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो है जो BP हाई है, यानी कब उसकी शुरुआत होती है कि हम जो है हाई ब्लड प्रेशर के कटघरे में आ चुके हैं, ये इसमें से कौन सा पॉइंट ये बताने का काम करता है। तो इसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। इसके पहले मैं इसको बता भी चुकी हूँ वीडियो में, तो आपको देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है JNC कैटेगरीज। इसकी तीन कैटेगरीज होती है। देखिए, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन। तो देखिए, इसमें 3 कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा जो शुरुआत जहाँ से होती है, जहाँ हस्तक्षेप करने का है, इसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है, और जो डायसिस्टोलिक होता है 80 से 89, यानी कहने का मतलब है ये 120 से ऊपर हो जाता है, और ये भी 80 से क्या होगा? ये 80 से ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इसका सिंबल ये बनेगा कि 120 से इस तरह होगा, यानी इसका मतलब 120 से ज़्यादा हो जाएगा, और उस बार 80 से भी ज़्यादा हो जाएगा हमारा डायसिस्टोलिक। और जबकि हमारे देखिए हाइपरटेंशन, देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था? 140 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 140 से 159 के बीच में हाइपरटेंशन। और डायसिस्टोलिक में क्या है? 90 से 99 के बीच में। और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो भयावह स्थिति होती है जब 160 के ऊपर हो जाता है, और ये हमारा डायसिस्टोलिक कितना हो जाता है? 100 के ऊपर हो जाता है, तब ये जो है व्यक्ति की बचने की भी हालत नहीं होती है। तो ये इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये लिया है टॉपिक। आप देखिए, इसमें है हमारा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा? देखिए, यही वाला क्वेश्चन आपका सही होगा। ऑप्शन क्यों? क्योंकि देखिए 120 के ऊपर हो रहा है, तभी तो हस्तक्षेप करेगा, तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो यानी हस्तक्षेप 120 के ऊपर होगा सिस्टोलिक रेट, और हमारा डायसिस्टोलिक 80 के ऊपर होगा। तब होगा क्या होगा? तब इसकी शुरुआत होगी, यानी वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ चुका है। प्री हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। 3 स्टेज होती हैं। अब देखिए, ये हमारा है
एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। देखिए मैंने अभी जस्ट इसको भी एक दो पहले वीडियो के में मैंने इसको शेयर भी किया है, बताया भी है। और देखिए इसमें क्या है, स्वीकृति और समर्थन देना, योगदान देना जो कुछ भिन्न हो, मशहूर होना या इन होना, हैंग ऑन होने की इच्छा होना। तो स्वीकृति और समर्थन के लिए ये ग्रिड सिस्टम था, इसको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल किया, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं ग्रिड थ्योरी में। तो स्वीकृति और समर्थन के लिए ये काम करता है, यानी इसके लिए ये पॉइंट निर्धारित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का किसका अंग है। देखिए जाहिर सी बात है, हमारा क्या है, ये सोचते और विचारते हैं दिमाग से हैं, तो हमारा दिमाग से संबंधित क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास आता है। सूक्ष्म मोटर क्रिया नहीं आएगी, ना तो भाषा का आएगा, ना प्रबंधन कौशल आएगा, बल्कि क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक समुद्र उत्थानशील बच्चा वह है जिसमें, अब इसमें क्या है कि एक समुत्थानशील बच्चा वह होता है जो उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिसमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचता है। यानी कह सकते हैं एक समझदार बच्चा है जो ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो जो इस तरह का बच्चा होता है वो अपनी परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिसमें और अधिकतर लोग उसमें नुकसान उनको पहुंचता है, इससे वो क्या करता है, उससे बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है। देखिए हमने अभी आपको इसको पढ़ाया भी है। तो दबका क्या है, ये कढ़ाई का टाका नहीं है, जबकि मेथी, फंदा, मुर्री, ये जो मुर्री है ये किसका है, ये फंदा हमारे चिकनकारी का है, और मेथी हमारा कसूती का टाका है। तो ये भी मैंने पढ़ाया है, वहाँ भी देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए भी एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता है। क्या क्वेश्चन है कि महिला एवं पुरुष परिधानों में बेस्टिंग संचालन के लिए प्रधान उद्योग में आमतौर निम्नलिखित में से कौन से टाके का प्रयोग में लाया जाता है। देखिए जो टाकों का ये नंबर दिया गया है, इस नंबर की अलग अलग कैटेगरी है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, मैं थोड़ा इसको आपको डिटेल बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा आप मेरे इस कॉपी में देखिएगा, इसमें मैंने लिखा है कि ये जो होती हैं ये टाइप्स ऑफ स्टिच के लिए ये स्विमिंग मशीन में एक कैटेगरी निर्धारित की जाती है। प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिच डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ निडल के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार से वो क्या करता है, वो जो है बनाता है, उसमें लूप बनाता है, सिलाई स्टिच करता है। अब देखिए ये उसका ये किया गया है कि नंबरिंग से निर्धारित किया गया है किस किस नंबर के लिए क्या होता है। देखिए जो 70 नंबर का होता है ये कॉमन प्रैक्टिस के लिए होता है। किसके लिए, कॉमन प्रैक्टिस के लिए 70 नंबर की नील प्रयोग की जाती है। जो 18 से 20 है ये गारमेंट को बनाने के लिए 18 से 20 नंबर की वो सुई होती है। अब देखिए जो सिंगल थ्रेड है, मैं उसमें देखिए सारे ऑप्शन को मैं डिटेल यहाँ पे कर रही हूँ। जो 100 नंबर के जो स्टिच के नंबर होते हैं वो सिंगल थ्रेड होते हैं। ये टेम्प्रोरी चेन स्टिच के लिए प्रयोग किया जाता है, टेम्प्रोरी पर्पज के लिए ब्लाइंड स्टिचिंग, हैमिंग, बटन अटैचिंग, बटन होली कह सकते हैं। टेम्प्रोरी करने के लिए 100 नंबर के जो स्टिच का उपयोग करते हैं। इसमें 3 बातों का आप याद रखना, टेम्प्रोरी है, ब्लाइंड स्टिच, हैमिंग, बटन अटैचिंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और देखिए 200 नंबर का क्या है, ये भी हैंड स्टिच के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सिंगल थ्रेड इसमें भी होते हैं। इट इज़ यूज्ड वेरी रेयरली इन द मतलब कि आरएमजी का मतलब रेडीमेड गवर्नमेंट का रेडीमेड गारमेंट जो होता है उनमें प्रयोग करने के लिए 200 नंबर की स्टिच क्लास का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 400 नंबर के हमारे हैं। देखिए अभी आपका है कि ये देखा हैंड स्टिच में होता है और रेडीमेड गारमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा था यही है, बेस्टिंग संचालन के लिए आपका देखिए यहाँ पर बेस्टिंग संचालन के लिए उद्योग में आमतौर में से कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है। तो बेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग, देखिए परिधान उद्योग में आएंगे आपका रेडीमेड गार्नर, मैन के भी बनते हैं और वोमेन के भी बनते हैं। तो इसीलिए जो इसमें आएगा वो क्या आएगा, ये 200 नंबर का आएगा, क्योंकि ये रेडीमेड गार्नर के लिए गारमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें और भी मैं आपको डिटेल देती हूँ। 400 नंबर का जो है ये मल्टी थ्रेड चेन स्टिच होता है। ये क्या करता है, इंटरलेसिंग एंड इंटरलूपिंग टेक्निक्स, ये इंटरलेस और इंटरलूपिंग टेक्निक होता है करने के लिए। और जो 500 नंबर का है ओवर एज स्टिचिंग, यानी जो किनारे को लाइन को इसको स्टिच करने के लिए, यानी जो किनारा कॉर्नर होता है उसको जो यहाँ से हम अल्टरनेट करते हैं किनारे किनारे जहाँ सिलाई की जाती है, उसी ओवर एज को स्टिच करने के लिए 500 नंबर का स्टिच क्लास का यूज करते हैं। दिस क्लास आर द प्रोड्यूस विद वन और ग्रुप ऑफ मोर थ्रेड, यानी इसमें जो होता है एक से अधिक जो है थ्रेड इसमें प्रयोग किए जाते हैं, किसमें, 500 नंबर पे। अब नेक्स्ट हमारा 600 आता है। 600 में क्या है, कवरिंग चेन स्टिच, ये कवर करता है चेन स्टिच को, यानी जैसे आपको ये चेन स्टिच बनती है इसको भी कवर करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये हमारा होता है 600 नंबर का। दिस टाइप ऑफ स्टिच यूज फॉर सीविंग अंडरवियर के कपड़े को बनाने के लिए, फॉर अटैचिंग लेस, इसमें एक अलग से अटैच करते हैं, और यूज फॉर जो है डेकोरेटिव टॉप
स्टिचिंग, यानी डेकोरेटिव के लिए भी, टॉप स्टिचिंग के लिए मुख्य रूप से ये 600 नंबर का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो ये इसमें ध्यान देना है, ये 500 यानी ओवर एज स्टिचिंग, और 600 नंबर यानी कवरिंग चेन स्टिच, और 400 यानी मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, और 200 नंबर का यानी हैंड स्टिचिंग, और 100 नंबर का यानी सिंगल थ्रेड। इन बातों को आपको याद रखना है। 18 से 20 क्या आता है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इन पॉइंट को आप ध्यान से कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन इससे अवश्य आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है, क्या कहलाता है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया है, तो देखिए आपका क्या कहलाता है, ये हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स कहलाता है, यानी संगठन में शक्ति है। ये फ्रेयल की जो मैंने थ्योरी दी है उसमें इस पॉइंट को डिस्कस भी कर दिया है, मैनेजमेंट थ्योरी में आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोगो और मशीन के बीच अंतःक्रिया। लोगो और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, एर्गोनॉमिक्स, यानी क्या बोलते हैं इसको, श्रम दक्षता शास्त्र। क्या कहते हैं, श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या, भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित किस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र होता है वो आता है इनफॉर्मल सेक्टर। किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या इसमें पाई जाती हैं, इसमें अनौपचारिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ क्या होते हैं। तो देखिए लिखित संप्रेषण यानी हमारा जो लिखित रूप में होता है उससे क्या क्या लाभ होता है। लिखित रूप में कोई चीज़ होती है तो क्या करता है, हमें अनेक अर्थकता कम करता है, यानी उसकी जो कई उसके अर्थ निकलते हैं, तो यानी रेड्यूस एम्बिग्यूटी, यानी इसके क्या करता है, इसके अनेक अर्थ को कम करने का काम करता है। अथॉरिटी को समर्थ बनाता है, कोई चीज़ रिटर्न होता है मुझे लिखित लाइए, तो यानी वो अथॉरिटी को समर्थ करता है। एक रूपता यानी उसमें एक रूपता संभव करता है। अगर लिखित रूप में नहीं होता, अगर कोई ओरल चीज़ें होती है तो वो कुछ भी बोल सकता है। यदि कोई चीज़ लिखित रूप में रहती है तो उसमें एक रूपता होती है, अनेकार्थकता को कम करता है, अथॉरिटी को समर्थ बनाता है। इसमें प्रमाण के रूप में काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो प्रमाणित ही है, तो इसका ये ऑप्शन नहीं सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा क्या है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, बी और डी आएगा। देखिए यहाँ पर प्रमाण के रूप में तो काम करता है, देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका आता है कि प्रमाण के रूप में काम करता है, और उसके बाद है इनेबल्स अथॉरिटी को समर्थ करता है, यानी इनेबल्स अथॉरिटी करता है। और इसके बाद हमारा है इनेबल्स यूनिफॉर्मिटी। क्या है, इनेबल्स यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा क्या होगा, ए, बी और डी होगा। अनेकार्थकता को कम नहीं करता है, ये प्रमाण के रूप में काम करता है, अथॉरिटी को समर्थ बनाता है, एक रूपता संभव बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है आपका। शोध वेत्ता शिशु आहार परिपाटियों में माता साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन अभिप्राय परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए इसमें हमारा है एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मैनवेटनी टेस्ट। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए जेड, टी और एफ, जेड, टी और एफ ये हमारे पैरामेट्रिक होते हैं, इनको याद रखना। जेड, टी, एफ, जो टी टेस्ट होता है ये 30 जब जो हमारा डाटा होता है जब 30 नंबर से कम होता है तो टी टेस्ट होता है। और जेड टेस्ट कब करते हैं, जब 30 नंबर से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जेड टेस्ट प्रयोग करते हैं। और जो है ये काफ़ी वैल्यूएबल भी होता है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट, जेड टी, आप याद कर लेना इसका नाम। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा इसमें काई स्क्वायर टेस्ट होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन सही, काई स्क्वायर टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि मोस्ट क्या करता है, ये सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी इसमें जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, यानी ये आहार है, शिशु आहार का मादा साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करना चाहता है, यानी इन दोनों में क्या करता है, इस दोनों में कंपेरिजन कर रहा है, इन दोनों में इसके प्रभाव को देखना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या है, ये काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट बिटवीन टू, यानी दो चीज़ों में तुलना करने के लिए जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है। तो ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट हुआ। और जो कि मैनवेटनी टेस्ट भी हमारा, ये भी क्या होता है, मैनवेटनी टेस्ट को जो है ये आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है, ये भी याद रखना आप, क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो यानी उसकी साक्षरता को और उसके आहार से जोड़ने के लिए उसका परीक्षण करना चाहता है, तो ये हमारा क्या होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विद्यालय बच्चों की पोषणगत स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एमडीएम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले और कार्यक्रम शुरू होने से 6 महीने के बाद बच्चों की लंबाई और वजन को मापा गया है। इनमें से कौन सा अभिप्राय जो है परीक्षण होगा जो सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, पेयर्ड टी टेस्ट होगा। क्या होगा, पेयर्ड
टी टेस्ट। पेयर्ड मतलब इसमें है कि इसमें मिड डे मील का प्रभाव देख रहा है, कि इसमें बच्चों पर देख रहा है, इससे जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पेयर्ड टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। और टी टेस्ट जो होता है ये काफ़ी, हमने अभी आपको बताया, जब 30 लोगों से कम के यानी कम जनसंख्या के लिए टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रक्त की जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्राचालिक लीवर यानी यकृत की बीमारी का संकेत देते हैं। यानी कौन कौन से इसमें पॉइंट है जो लीवर के डिजीज होने का संकेत देते हैं कि लीवर हमारा प्रभावित है, लीवर से संबंधित बीमारी है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा ए, सी और डी सही होगा। देखते हैं कैसे, कि सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और देखिए सबसे पहले ये लीवर को प्रभावित करता है, और ये जो होते हैं जो हमारे हेपेटाइटिस जॉन्डिस होते हैं भी हमारे लीवर को प्रभावित करते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो इससे क्या होता है, जो सीरम बिलिरुबिन होती है पाई जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और सीरम जब एल्ब्यूमिन यानी जो हमारा सीरम के रूप में हमारे जो ब्लड में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूमिन पाया जाता है, ये देखिए क्या है, जो सीरम एल्ब्यूमिन होती है इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीरम एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है और सीरम ग्लोब्यूलिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या है, सीरम ग्लोब्यूलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें देखिए सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, सीरम एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है और सीरम ग्लोब्यूलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारे क्या, इसकी संकेत किस चीज़ के देते हैं, यकृत की बीमारी होने का ये संकेत देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके साथ मैं भी पढ़ लेती हूँ यहाँ पर कि देखिए क्या है इसमें, स्टेज ऑफ लीवर फेल्योर। यानी देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा टेस्ट भी लिखा है इसमें कि कॉमन जो है सम कॉमन लीवर फंक्शंस टेस्ट इंक्लूड। यानी इसमें देखिए इसमें टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट कॉमन लीवर टेस्ट के क्या है, एलानिन ट्रांसमिनेज टेस्ट ALT इसको बोलते हैं, एस्परेटेट ट्रांसमिनेज AST बोलते हैं, एल्कलीन फॉस्फेट ALP बोलते हैं, और एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन। यानी ये टेस्ट होते हैं लीवर के लिए। और देखिए स्टेज पे आ जाते हैं। स्टेज में क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए हमारा जो स्टेज है ये आपका स्टेज ऑफ लीवर फेलोर है। जब लीवर फेलोर होता है तो क्या हो जाता है, पहले होता है इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और एंड स्टेज लीवर डिजीज, लास्ट में लीवर कैंसर। तो देखिए यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन दिस अर्ली स्टेज द लीवर इनलार्ज, यानी लीवर की साइज क्या हो, सबसे पहले इनलार्ज हो जाती है। और उसके बाद है फाइब्रोसिस, यानी जो हमारे स्कार टिश्यूज होते हैं वो शुरू हो जाते हैं टू रिप्लेस हेल्दी टिश्यूज। यानी जो हमारे बॉडी में हेल्दी टिश्यूज आ जाते हैं उस हेल्दी टिश्यूज के स्थान पर हमारे स्कार टिश्यूज आ जाते हैं जो हमारे नुकसान देने का काम करते हैं। तीसरा आता है सिरोसिस, सीवियर स्केरिंग हैज़ ब्यूल्ट, यानी इसमें स्केरिंग जो है काफ़ी निर्माण होने लगता है, अप मेकिंग द डिफ़िकल्ट फॉर द लीवर टू फंक्शन। यानी जो लीवर के फंक्शन होते हैं वहाँ पर आने में समस्या आने लगती है जब सिरोसिस यानी घाव हो जाता है। सिरोसिस का मतलब क्या होता है, घाव हो जाना। ये सब मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन आपके वहाँ पे वीडियो नहीं तो कैसे आप देखेंगे। अब हमारा एंड स्टेज लीवर डिजीज़, ये देखिए ESLD आपका भी जान लीजिएगा। ESLD अगर शब्द आता है तो लीवर से संबंधित है। तो एंड स्टेज लीवर डिजीज़ और लास्ट में आपका लीवर कैंसर। यदि इस स्टेज पे इसकी शुरुआत नहीं की गई इलाज का तो लास्ट में लीवर का कैंसर हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की फिर बचने की हालत नहीं होती है। तो इसका ये स्टेज याद करना, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज, उसके बाद लीवर कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं। देखिए मधुमेह के जो लक्षण है क्या क्या है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोफेजिया। तो देखिए आपका जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो हमारा पॉलीयूरिया, यानी जब मूत्र की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, मूत्र जब मधुमेह के लक्षण क्या है, पॉलीयूरिया यानी मूत्र की ज़्यादा होने लगता है, यानी बार बार होने लगता है। बी में क्या होता है, पॉलीडिप्सिया, प्यास अधिक लगती है। और उसके बाद तीसरा आता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें रक्त में जो है मात्रा बढ़ जाती है ग्लूकोज की, वो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होती है। तो ये तीनें ही होती हैं, A, B और D होता है, जो क्या करता है, ये मधुमेह के लक्षण को बताने का काम करता है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता बल्कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है। यहाँ पे देखिए हाइपोफेजिया होता है, हाइपोफेजिया नहीं होता, पॉलीफेजिया होता है। पॉलीफेजिया का मतलब भूख अधिक लगती है। तो ये पॉइंट इसके हो गए जिसके सिम्टम्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। यानी हमें बच्चों के इम्यून पावर रिस्पॉन्स करने के लिए, यानी जो है जो हमारा इम्यून पावर है उसके लिए कौन कौन से तत्व इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए विटामिन A, उसके बाद B और D, ये तीनों चीज़ें होती हैं।
विटामिन ए, बी और डी होता है, जो कि इसके लिए इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम और थायमिन की इसमें इम्यून पावर के लिए आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये पूछे गए तो नहीं आएंगे, इसमें से अटैच करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ लें। देखिए पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानवमिति तरीके क्या हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले वीडियो इसको मतलब इसको क्वेश्चन भी बना करके मैंने तैयार किया था। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये आपका बायोकेमिकल में आता है, MUAC। क्या है आपका MUAC, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा B, C और E। क्या है B, C और E। देखिए MUAC, जिसको हम मिडिल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वेस्ट हिप को मापने का काम करता है। ये आपका एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट की बात कर रहा है। तो ये आपका MUAP, बेस्ट हिप रेशो। उसके बाद आता है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। ये हमारे किस में आते हैं, उसमें एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में आते हैं। जबकि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता करना, मूत्र में आयोडीन की मात्रा का पता करना, ये बायोकेमिकल में आते हैं, जो टेस्ट के द्वारा केमिकल रूप में चेक करते हैं, उसमें आते हैं इसका वो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण बताइए। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड यानी आपका जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन C कहते हैं, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या क्या होता है। तो देखिए हमारा A, B और D सही है। कैसे, देखिए आपका जिंजीवाइटिस, ये मैंने पढ़ाया भी था। और इसके साथ साथ आपका घाव का देर से भरता है यदि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होती है। और साथ में पीटीचियल, जिसको बोलते हैं हेमोरेज यानी जो होता है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। जिंजीवाइटिस, घाव का देर से बनना, पीटीचियल हेमोरेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एग इज यूज्ड इन कुकरी, यानी एग का हम प्रयोग कुकिंग में कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आता है, निम्न पोषक क्रियाओं में अंडे का योगदान कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, B, C और D होगा। कहाँ होगा, B, C और D होगा। क्या क्या काम करता है, देखिए सबसे पहले क्या, स्टेबलाइजर स्थायीकरण करने का काम करता है, इमल्सीफायर करने का काम करता है और क्लेरिफाई करने का काम। इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर और क्लेरिफाई करने का काम करता है अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है, यानी किस किस इस प्रोडक्ट में जो है खमीरीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा BCE होगा। क्या होगा, BCE। क्या क्या, वाइन बनाने के लिए, उसके बाद हमारा आता है कोका पाउडर बनाने के लिए और चीज़ बनाने के लिए। वाइन, कोका पाउडर और चीज़ बनाने के लिए खमीरीकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न के कारण हो सकते हैं, यानी कोई रेस्टोरेंट है उसके मूल्य बढ़ने का क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये हमारा A, B, E होगा। कैसे, कच्चा माल बिना मौसम के खरीदता है तो वहाँ पे अपने दाम को बढ़ा लेगा, उसके साथ ऐड करेगा। बी निर्देश सुनिश्चित ना होना, यानी पहले से जो है प्राइस स्पेसिफाई ना होना, तब भी ले लेते हैं। उसके बाद E है, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना रखना, यानी स्टोरेज टेम्परेचर नॉट मेंटेन्ड। तो ये तीनों जो ऑप्शन है A, B, E और ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्यक्तिगत प्रबंधन में मदद करने वाला लेखा जोखा निम्न है। तो देखिए हमारे अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया अभी जस्ट कि रिकॉर्ड दैट हेल्प इन पर्सनल मैनेजमेंट। ये पर्सनल मैनेजमेंट के लिए है, जिसमें आपका ये है जॉब स्पेसिफिकेशन, वर्क शेड्यूल और ये आपका इनवॉइस, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और KOT। देखिए पहले से पहले आप KOT का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्या होता है KOT का फुल फॉर्म। देखिए जो KOT का फुल फॉर्म होता है किचन ऑर्डर टिकट होता है, यानी आप जो भी ऑर्डर करेंगे आपको एक टिकट मिलेगा। वो टिकट्स जो है मैंने इसको बारे में डिटेल भी पढ़ाया है, वहाँ आपका एक टिकट आपके पास आएगा, एक टिकट वहाँ पर जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, इसको बोलते हैं KOT, किचन ऑर्डर टिकट होता है। और इनवॉइस क्या होती है, ये बिल अथवा प्रिंट के रूप में देखते हैं, जो सेव मतलब बिल को सेव कर लेते हैं, वो इनवॉइस होता है। तो देखिए व्यक्तिगत प्रबंधन में इनका काम नहीं होता है। व्यक्तिगत प्रबंधन में क्या क्या होता है पर्सनल मैनेजमेंट में, कि जॉब की स्पेसिफिकेशन होता है, वर्क शेड्यूल होता है और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। ये तीनों चीज़ें ही इसमें आती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुकूल प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं। देखिए अनुकूलन संबंधन में क्या सम्मिलित होते हैं, ये आपका होता है पहला बाहरी वातावरण का आकलन करना, दूसरा उपयोजना की पहचान करना, तीसरा साधनों और क्षमता का मूल्यांकन करना और F आपका आता है लक्ष्य की पहचान करना। इन सब चीज़ों को असेसमेंट करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं मैनेजमेंट के लिए, जिससे हमारा मैनेजमेंट सही हो। इसमें कोई आदेश की एकता, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें नियंत्रण का विस्तार, ये भी इससे अटैच नहीं है। तो इसमें आपका बाहरी वातावरण का देखते हैं कि उपयोजना की पहचान करेंगे, साधनों और क्षमता का मूल्यांकन करेंगे, लक्ष्य की पहचान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतकारों को सिद्धांतकार फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को जो है आगे बढ़ाया है। तो देखिए इसमें आपका क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी की बात कर रहा है। तो इसमें आपको बताना है साइको एनालिटिक थ्योरी किसकी किसकी है। तो देखिए आपका ए, वी और डी है। कैसे, एरिक एरिक्सन ने दिया है, और उसके बाद जुंग ने दिया है, और इसके बाद आपका आता है अल्फ्रेड एडलर ने दिया है। तो याद रखना ब्रॉनफ्रेंड की ये थ्योरी नहीं है, उन्होंने इकोलॉजिकल थ्योरी दिया है। तो एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर, ये तीनों क्या हैं, ये इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक आम रूप से होने वाली गुणसूत्रीय असंगतियां हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका जो ऑप्शन सही होगा ये आपका ए, बी और सी सही होगा। कैसे, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है कि ये ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जिससे जो हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं वो उस पर इनका प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे टिश्यूज जो हैं, स्पाइनल जो कॉर्ड हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो ब्रेन पर प्रभाव डालते हैं। और डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मैंने पढ़ाया है, ये टर्नर सिंड्रोम इसके बारे में पढ़ाया है। तो जो इसमें ऑप्शन आपका आएगा गुणसूत्रीय असंगतियों में, तो ये आपका मल्टीपल आएगा, डाउन आएगा, क्लाइनफेल्टर आएगा। और इस डाउन में होता है जिसको मैंने मंगोलिज्म बताया है, क्लाइनफेल्टर ये पुरुषों में पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में पाया जाता है। तो ए, बी और सी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित में से मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी बच्चे को बताना है कि इसके मनोवैज्ञानिक कौन कौन से विकार इसमें आते हैं जो बाल्यावस्था के संघात में, यानी ट्रॉमा में। तो देखिए यहाँ पर आपका आता है, ये हमारा है जो ऑप्शन सही जाता है ए, बी और डी। क्या है, गंभीर अहसाचर, PTSD और उसके बाद अवसाद। अब देखिए PTSD का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड में, ये इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसलिए आप इसको नहीं क्लियर कर पाएंगे। और दूसरा गंभीर असर, जिसको क्रोनिक डिसएसोसिएशन बोलते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर है। ये क्या है हमारा, ये मेंटल डिसऑर्डर है, इसको याद रखिएगा। और ये जो नासा शोथ है, ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द नोज। ये हमारे नासा शोथ, ये जाहिर सी बात है ये मनोविकार नहीं, क्या है ये हमारा किसमें पाया जाता है, ये नाक से संबंधित समस्या के बारे में बता रहा है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा गृह असाचर, PTSD और अवसाद, डिप्रेशन जो मस्तिष्क यानी तनावग्रस्त हो जाना। तो ये तीनों क्रियाएं होती हैं साइको एनालिटिक के लिए, जिसको मनोविकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान दिया है। तो देखिए किसने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आंसर आता है हमारा, पैब्लो है, स्किनर है और वॉटसन है। और देखिए वॉटसन को ही फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं, यानी व्यवहारवाद के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने ह्यूमन केयरिंग संबंधी सिद्धांत दिया है। और बंदूरा ने भी जो है ऑब्जर्वेशन थ्योरी दिया है जो व्यवहारवाद से संबंधित है। तो इनके नाम याद रखना, पैब्लो, स्किनर, वॉटसन और बंदूरा भी हैं, जबकि जो बोएट हैं ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ए, बी और सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद भाषा से संबंधित है। देखिए हमारे जो भाषा से रिलेटेड इसमें से कौन कौन से शब्द हैं। तो देखिए इसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं कौन कौन से हैं, अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोगविज्ञान। अर्थ अस्पष्टता को क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स, वाक्य विन्यास को सिंटैक्स और आपका संकेत प्रयोग विज्ञान में प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, बी, सी और डी। क्या होगा, बी, सी और डी होगा, ये इसका ऑप्शन सही होगा। समझित ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से ये क्या है, सक्रिय वियर की कौन से प्रमुख गुण है, इनमें से आजकल रुचि क्या है। देखिए एक्टिव वियर इनको बोलते हैं। सक्रिय वियर क्या होता है, एक्टिव बियर इनको बोलते हैं। और इनमें कौन कौन से गुण हैं जो ज़्यादा इसका उपयोग भी किया जाने लगा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ए, बी, सी, डी। तो देखिए इसमें क्या है, ये थर्मल इंसुलेशन होते हैं, पूर्ण प्रतिलंबित के साथ खिंचाव होता है, यानी स्ट्रेच विथ फुल रिकवरी, यानी खिंचाव इसमें होता है, नमी स्थानांतरण, मॉइस्ट ट्रांसफर इसमें पाया जाता है, पानी प्रतिरोध यानी वाटर जो है रेसिस्टेंस होते हैं, वाटर प्रतिरोध होते हैं। और ये हमारे ऑप्शन सही है, जो हमारा ज्वाला अवरोध है, अवरोधक नहीं होता है, ये इसका ऑप्शन इसमें एक्टिव वियर में नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन इसमें जाएगा फोर्थ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इकत केंद्र है। इकत केंद्र का मतलब जहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़े बनाए जाते हैं उस सेंटर को बोलते हैं। इसमें जहाँ जहाँ बनता है इसका ऑप्शन पूछ रहा है, तो चिराला, संबलपुर, मांडवी और अजंता है। शिवाला, संबलपुर, मांडवी और अजंता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से टूल बुनाई के कपड़े कौन से होते हैं। तो देखिए टूल बुनाई के कपड़े मैंने आपको बताया भी है कई बार। इसमें जो ऑप्शन आपका जाएगा ए, डी और ई जाएगा, चीनो,
चीनो है, ड्रिल है और ब्रॉड क्लॉथ है। चीनो, ड्रिल, ब्रॉड क्लॉथ, चीनो, ड्रिल, ब्रॉड क्लॉथ। देखिए जो जो चैम्बरे है ये प्लेन वीव होता है, और जो ब्रॉड क्लॉथ होता है ये प्लेन वीव से भी बनाया जाता है, लेकिन वो ड्रिल यानी उसमें ट्विल बुनाई की जाती है। मॉन्क्स क्लॉथ होता है, ये हैवी क्लॉथ होता है। तो ये भी साथ साथ में देखते जाइए। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के में कौन सा विकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग करते हैं इसमें जो ऑप्शन आएगा ए और डी आएगा, यानी नींबू के नमक से, नींबू नमक, साल्ट ऑफ लोमेन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा आता है हमारा डी यानी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। यानी कुल मिला के इसमें एसिडिक से यानी अम्लीय तत्वों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नींबू के नमक और ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करके धब्बे को छुड़ाने का काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं कि इसमें काज के अस्थिर हैं और टाकों के बीच में से कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं, तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए इसके जो संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हमारा ए, सी और डी होगा। देखिए कैसे कि बनाने के बाद कांच को काटते हैं इस वजह से। दूसरा है गिम्प की अनुपस्थिति। देखिए गिम्प कहाँ यहाँ पे क्या होता है, ट्रिमिंग, जो ट्रिमिंग करना ही गिम्प कहलाता है। ट्रिमिंग यूज करते हैं स्विमिंग करते समय, एम्ब्रॉयडरी करते समय इनका प्रयोग करते हैं, और ये मुख्य रूप से सिल्क, ऊल, पॉलिस्टर, कॉटन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका गिम्प की अनुपस्थिति में। और डी यानी गलत सिलाई बाइट, यानी गलत तरीके से उसको बाइट किया गया है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सही आ जाएगा ए, सी और डी, बनाने के बाद कांच को काटना, और उसके बाद गिम्प की अनुपस्थिति और गलत सिलाई बाइट करना। कांच बनाने के लिए लॉक टाके का प्रयोग करना, या ऐसा इसमें ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पर आपके इंट्रेंसिक वैल्यू पूछ रहा है, जो आपके अंदर के जो वैल्यू पाए जाते हैं, या आपके जो मूल्य है मैनेजमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन आपका है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो जाएगा ए, सी और डी जाएगा। क्या है, सहकारिता की भावना हो, कॉपरेशन की भावना हो, उसके बाद हमारा ऑनेस्टी की भावना हो, और साथ में क्रिएटिविटी की भावना होनी चाहिए। ये देखिए हमारे क्या है, ये हमारे अंदर के मूल्य से संबंधित है, जबकि यंत्र क्या है, ये बाहरी मूल्य है, यानी हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं किसी काम को करने के लिए जो हमें संतुष्टि देता है। तो इसमें ये नहीं आएगा इंट्रिंसिक मूल्य, बल्कि एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी मूल्य में आएगा ये। तो आपके सहकारिता, ईमानदारी और रचनात्मकता ये क्या पाया जाता है, ये व्यवहारिक स्वाभाविक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त या हिडन व्यवहारिक आय किनके संयोग से प्राप्त होती है? यानी हिडन यानी छिपी हुई जिसको बोलते हैं आय, वो किससे किससे प्राप्त होती है? इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा बी, सी और डी आएगा। क्या है, बी, सी और डी आएगा। देखिए इसमें क्या है, पूंजी निवेश आय नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपकी इससे पारिवारिक आय संबंधित नहीं है। सामुदायिक आय रिलेटेड है। साइकिक यानी मनोवैज्ञानिक आय आपकी जो है, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, आपके मन से संबंधित है, मन से साइकिक आय। नौकरी से प्राप्त सुविधाएं। अब देखिए जो साइकिक इनकम होती है, क्या करते हैं, जो हमें किसी काम से प्लीजर देता है, सेटिस्फैक्शन देता है और रिवार्ड हमें मिलता है, वो हमारा क्या होता है, जैसे अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, हाँ बहुत अच्छा आपने किया, तो साइकिक आय होती है। सामुदायिक आय और नौकरी से प्राप्त सुविधाएं जो होती हैं, ये हमारी किस में आती हैं, ये हिडन फैमिली इनकम में आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने पढ़ाया भी आपको भी, ये लगभग फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये मैंने कई बार बताया भी है आपको। इसमें जो ऑप्शन जाएगा ए, सी, डी और ई जाएगा। क्या क्या है, इसमें हमारा आता है प्राइस। क्या है, प्राइस। दूसरा है दूसरा हमारा है प्रमोशन। क्या है, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट। प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायंग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं, ये आपको बताना है। कलर स्कीम में मैंने जो पढ़ाया है आपको प्रायंग कलर, तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी, सी और डी जाएगा। कहाँ जाएगा, बी, सी, डी जाएगा। तो देखिए बी, सी, डी यानी क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट कलर। तो देखिए यहाँ पर आपका नीला और संतरी, लाल और हरा, पीला और बैगनी, ये जो कॉम्बिनेशन के रूप में जो मैंने ट्रायंगल से समझाया वो चीज़ें यहाँ पर है। नीला और संतरी, लाल और हरा, पीला और बैगनी। तो बी, सी और डी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C में सम्मिलित होता है? देखिए उधार के लिए 4C का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4C। तो देखिए 4C हमारा क्या क्या होता है, करेक्टर, कैपेसिटी, कंडीशन, कैपिटल और कोलैटरल, ये 5 होते हैं। क्या क्या है, देखिए इसमें आपका A, B, D, E इसमें दिया गया, इसका ऑप्शन ये सही होगा। करेक्टर, उसके बाद कैपेसिटी, उसके बाद कैपिटल और कोलैटरल। इसमें जो हमारा कॉज नहीं आता है, इसमें आता है कंडीशन। क्या आता है, कंडीशन। तो देख लीजिए
करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल और कंडीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये यहीं तक आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे कि बहुत ही टाइम ओवर हो रहा है और आप इतना देख भी जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट में वीडियो में ले आऊँगी। तो देखिए, लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन। देखिए आपका इसको पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। लोक संबंध मतलब पब्लिक रिलेशन, जिसको हम PR से भी इंडिकेट करते हैं। तो देखिए PR के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरती होती पब्लिक रिलेशन के लिए। तो देखिए इसमें है कि प्रेस रिलीज कराना, यानी प्रकाश विज्ञप्ति जारी करना, जनसंपर्क संबंधों का संचालन करना, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के लिए जो है एडवर्टाइज करना। तो ये क्या है, ये हमारे पर्सनल रिलेशन बनेंगे, लेकिन पत्रकार के साथ सम्मेलन करने का ये कोई ऑप्शन इसमें ये सही नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा ये हमारा B, C और D जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके सही होते हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट में वीडियो में लेकर के आऊँगी, और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको डेली का डेली आप यूज़ करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।